हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और कैसे बना दुनिया का सबसे पहला एयरक्राफ्ट, किसने और कब बनाया इस प्लेन को? यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि राइट ब्रदर्स ने दुनिया का सबसे पहला प्लेन बनाया, तो वहीं कुछ लोग ये भी कहेंगे कि शिवकर बापूजी तलपड़े ने दुनिया का सबसे पहला प्लेन बनाया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे सच, कुछ ऐसी बातों का उजागर करेंगे जो आपको चीजों का देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। आज से करीब 200 साल पहले 1799 में सर जॉर्ज, जो कि एक एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, उन्होंने एक ग्लाइडर को डिजाइन किया। इस ग्लाइडर का डिजाइन कुछ इस तरह से था कि उसमें एक इंसान भी बैठकर ग्लाइड कर सकता था। और करीब 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद सन 1804 में उनका ये ग्लाइडर कुछ दूर ग्लाइड किया। पर उस दौर में लोगों के अंदर समझदारी नहीं थी और हवा में उड़ना तो महज एक सपने के जैसा लगता था। इसलिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर कोई भी काम करना तो दूर की बात, कोई सोचता भी नहीं था। नॉलेज और पैसे की अभाव के कारण इस प्रोजेक्ट को यहीं पर बंद कर दिया गया। दोस्तों, करीब 50 साल बाद यानी कि 1850 तक दुनिया काफी बदल चुकी थी और जीएन मैरी जैसे इंजीनियर्स फ्लाइंग प्रोजेक्ट्स में बारीकी से स्टडी करने में लगे हुए थे। उन्होंने अलग अलग तरह के पंछियों को पकड़ना शुरू किया और उनके पंखों की बनावट, शरीर के आकार और भार का अध्ययन करने लगे। उन्होंने भी एक ग्लाइडर बना के तैयार कर दिया। अब यहाँ पर ग्लाइडर को फ्लाई कराने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, या तो आप किसी ग्लाइडर में बैठकर किसी ऊंची जगह से छलांग लगा दें, जो कि किसी सुसाइड से कम नहीं था। खास करके 1850 के दौर में, जब हमारे पास ग्लाइडिंग की थोड़ी सी भी समझ नहीं थी और अगर अचानक तेज हवा का झोंका ना आए, तभी आपकी ग्लाइडिंग सक्सेसफुल हो सकती है। दूसरा तरीका ये कि ग्लाइडर को किसी रस्सी से बांधकर और दौड़ लगाकर किसी पतंग की तरह ग्लाइडर के साथ ही उड़ जाएं। पर एक इंसान के साथ इतने बड़े ग्लाइडर को लेकर दौड़ना संभव नहीं था। जीन मैरी ने यहाँ पर घोड़ों का इस्तेमाल किया। उन्होंने ग्लाइडर को घोड़े से बांध दिया और ये घोड़े दौड़कर ग्लाइडर को उड़ाने की कोशिश करता, ठीक किसी पतंग की तरह। और इसमें जान जाने का कोई खतरा भी नहीं था। ज्यादा से ज्यादा हाथ पैर टूट जाता, पर जान तो नहीं जाती। लेकिन ग्लाइडर के बनने के 1 साल बाद ही 1857 में उनकी मौत हो गई और जीएन मैरी का ये प्रोजेक्ट भी यहीं पर बंद हो गया। 1799 में ही हम इंसानों ने हवा में उड़ने के सपने को साकार करने के लिए निकल पड़े थे। लेकिन लगभग 100 सालों के बाद भी कोई भी ऐसा ग्लाइडर नहीं बना पाया जिसे आसानी से कंट्रोल किया जा सके। अब यहाँ पर एंट्री हुई ली एंथल की। एविएशन के फील्ड में इनका बहुत बड़ा रोल है। पंछियों को बारीकी से स्टडी किया और जितनी भी जानकारी उन्होंने इकट्ठा किया, उनके हिसाब से वो एक के बाद एक ग्लाइडर बनाते गए। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10 ग्लाइडर बना के तैयार कर दिया। वो हर एक ग्लाइडर को उड़ा के टेस्ट करते और ये पता लगाने की कोशिश करते कि कौन सा मॉडल बेस्ट है फ्लाई करने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि उसने सिर्फ 10, 20 या 50 बार ग्लाइड किया होगा। उन्होंने 2000 से भी अधिक बार अपने ग्लाइडर में ग्लाइड किया था। पर ली एंथल इस रेस में अकेले नहीं थे। जर्मनी से दूर अमेरिका में 2 भाई ऑरविल और विल्बर राइट एक कदम आगे सोच रहे थे। एक ऐसा प्लेन जो कि ना सिर्फ ग्लाइड करे बल्कि खुद के पावर से उड़ान भरने में भी सक्षम हो। पर यह रेस सिर्फ अमेरिका और जर्मनी तक ही सीमित नहीं था। अमेरिका से दूर इंडिया में भी मुंबई शहर में एक महान साइंटिस्ट शिवकर बापूजी तलपड़े एक ऐसे ही फ्लाइंग मशीन बनाने में लगे हुए थे जिसका नाम था मरुत्सखा। कहा जाता है कि ये एक डेमो था फ्लाइंग मशीन का। एक ऐसा फ्लाइंग मशीन जिसमें कोई इंसान तो बैठ नहीं सकता था, लेकिन ये खुद के पावर से फ्लाई कर सकता था। कहा जाता है कि 1895 में उन्होंने इसे उड़ाया भी था। उन्होंने कैसे इस प्लेन को बनाया, ये प्लेन दिखने में कैसा था, इन सवालों के जवाब किसी के पास भी नहीं है और इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड भी हमारे पास नहीं है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ऐसा प्लेन कभी बना ही नहीं था, क्योंकि उनके प्लेन के डिजाइन को काफी एडवांस बताया जाता है। उन लोगों के दिमाग में ऐसी थिंकिंग क्यों है, आइए हम इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, पुराने जमाने में बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे
लेकिन समय के साथ साथ दुनिया एडवांस होती गई और आज एक बड़े से रूम के साइज के कंप्यूटर को इतना छोटा कर दिया गया है कि वो आपके हाथों में भी आ सकता है। बात करें मारुतसुजुकी की तो वो एक छोटा सा मॉडल था फ्लाइंग मशीन का, जिसमें कि इंसान बैठ नहीं सकते थे। ऐसे कंडीशन में बस दो ही रास्ता बच जाता है उसे उड़ाने का। पहला रास्ता, इसे रिमोटली कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके लिए एक छोटे से कंप्यूटर को प्लेन में इंस्टॉल करना पड़ता, जिसे रिमोटली कंट्रोल भी किया जा सके, ठीक किसी ड्रोन के जैसे। ऐसा करना आज के दौर में तो बच्चों का खेल है, लेकिन 1890 के दशक में क्या ऐसा करना संभव था? दोस्तों, अगर ये संभव भी हो जाता तो कंप्यूटर का साइज एक बड़े से रूम के आकार का होता, और इतने बड़े कंप्यूटर को फिट करना किसी प्लेन में, वो भी एक छोटे से डेमो प्लेन में, वो भी तब जब कंप्यूटर्स बना ही नहीं था, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। दूसरा तरीका, प्लेन में एक ऐसा कंप्यूटर लगा दिया जाए जिसमें पहले से ही प्रोग्राम कर दिया गया हो कि आपको इस लोकेशन में जाना है और यहाँ से घूम के वापस उड़ के यहाँ पर आना है। इसमें रिमोट कंट्रोल की जरूरत भी नहीं पड़ती। इन दोनों ही तरीकों में एक कंप्यूटर की जरूरत थी, इसीलिए कुछ लोगों को आज भी ये लगता है कि ऐसा कोई प्लेन बना ही नहीं था। मुझे पर्सनली ये लगता है कि शिवकर बापूजी तलपड़े ने जिस प्लेन को बनाया होगा उसका डिजाइन, मैकेनिज्म और वर्क फंक्शन बिल्कुल ही अलग होगा। हालांकि सच क्या है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उनके मृत्यु के बाद 1916 में उनके सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के द्वारा जब्त कर लिया गया और यहीं पर मारुतसुजुकी का चैप्टर क्लोज हो गया। कुछ फोटोज इंटरनेट पर अवेलेबल है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो फोटोज रियल है या नहीं। उधर इंडिया से दूर जर्मनी में अब तक लिली एंथल ग्लाइड करने में उत्तीर्ण हो चुके थे। प्रॉब्लम बस एक ही थी, अचानक हवा में हुए परिवर्तन की वजह से वो पंछियों की तरह ग्लाइडर को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे और यही कमी लिली एंथल को भारी पड़ गया। 9 अगस्त 1996 को रोज की तरह वो अपने ग्लाइडर में ग्लाइड करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने एक हिल से छलांग लगा दिया और हवा के एक तेज झोंके ने उन्हें 50 फीट नीचे जमीन पर गिरा दिया और इस तरह से एक महान इंजीनियर की मौत हो गई। लिली एंथल का सपना भले ही अधूरा रह गया, पर उन्होंने जाते जाते एक महान काम भी कर दिया। उन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स को, अपने स्किल्स को, अपने ज्ञान को एक बुक में पब्लिश कर दिया, जिसका नाम था बर्ड फ्लाई एज द बेसिक ऑफ एविएशन। यहाँ पर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, अपने ग्लाइडिंग स्किल्स को डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया, ग्लाइडर को कंट्रोल करने का तरीका, विंग्स का साइज, फ्लैप्स की बनावट, ऐसे ही बहुत सारी जानकारी उन्होंने अपने बुक पर लिखा था। आखिरकार वो एक ऐसे इंजीनियर थे जिन्होंने मरने के डर को अपने दिमाग से निकाल फेंका और अपने ग्लाइडर में लगभग 2000 से भी अधिक बार उड़ान भरा। 2000 से भी अधिक बार उन्होंने अपनी जान हथेली पर लिया, सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए। पर यह जरूरी भी नहीं कि हर बार सब कुछ ठीक ही रहे। हजारों कोशिशों में एक बार तो गलती हो ही जाती है और वहीं पर मौत अपनी दस्तक दे जाती है। महान साइंटिस्ट लिली एंथल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, पर उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाने वाली थी। उन्हें पता था कि जिस खोज में मैं लगा हुआ हूँ उसमें बहुत सी नाकामयाबी मिलेगी और हो सकता है जीते जी मैं इस काम को पूरा ना कर सकूं। हो सकता है इसे पूरा करने में 50 साल भी लग जाए। हो सकता है इतने सालों बाद मेरी मौत हो जाए, या फिर इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने से पहले ही मैं बूढ़ा हो जाऊं। इसीलिए लिली एंथल ने अपनी जिंदगी के पूरी मेहनत को अपने बुक में पब्लिश कर दिया। उन्हें पता था कि आज भले ही मेरे साथ कोई खड़ा ना हो, पर कोई तो होगा जो मेरे जैसा पागल होगा, वो भी पंछियों के जैसे उड़ने का ख्वाब देखता होगा। उसी पागल इंसान को मेरे किताब की जरूरत पड़ेगी। कोई तो आएगा मेरे एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए, पहली उड़ान के सपने को साकार करने के लिए। लिली एंथल ने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। लिली एंथल की मृत्यु की खबर आग की तरह फैल गई और ये खबर पहुंच गया अमेरिका, जहां दो भाई अब तक पागलों की तरह लगे हुए थे फ्लाइंग मशीन बनाने के लिए। कुछ ऐसे महान इंजीनियर्स बड़े बड़े सपने तो देख लेते हैं, उन्हें ये भी पता रहता है कि हम पूरी जिंदगी भी इसमें लगा दें, फिर भी इस काम को हम पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वो पागलों की तरह अपने काम में लगे रहते हैं। इसी पागलपन और जुनून के कारण आज हम प्लेन्स को देख पाते हैं।
1799 से ही एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हवा में उड़ने के सपने को पूरा करने के लिए लगे हुए थे। अब 1900 का दौर आ चुका था, लेकिन 70 सालों के बाद भी किसी को भी कामयाबी नहीं मिली। 10 जुलाई 1898 में लीली एंथल का ग्लाइडर हवा के चपेट में आ गया। 1892 लीली एंथल के मौत के 4 साल पहले राइट ब्रदर्स ने बाइसाइकिल का बिजनेस स्टार्ट किया। उनका ये बिजनेस काफी कारगर साबित हुआ और आगे चलकर उन्होंने खुद की एक कंपनी खोली, जहां पर उन्होंने बाइसाइकिल्स का मॉडिफिकेशन करना शुरू कर दिया। कभी वो साइकिल में 3 टायर्स लगा देते तो कभी 4, और इसी तरह से बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करते करते उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक फ्लाइंग मशीन बनाया जाए। आइडिया तो काफी अच्छा था, पर बनाए तो बनाए कैसे? दोनों ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे और उन्हें साइंस और फिजिक्स की उतनी समझ नहीं थी कि वो फ्लाइंग के कॉन्सेप्ट को समझ सके। उन्होंने कुछ एरोनॉटिकल इवेंट्स को ज्वाइन किया, जहां पर इंजीनियर्स अपने इन्वेंशंस को लोगों के सामने रखते थे। कोई बड़े बड़े पतंग बना के उड़ाता तो कोई बड़े से ग्लाइडर को रस्सी से बांधकर उड़ाने की कोशिश करता। ये सब देखकर राइट ब्रदर्स के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज घूमने लगा। अक्सर वो लीली एंथल के बारे में भी न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते थे। दोनों में क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी हुई थी। राइट ब्रदर्स ने भी शुरू कर दिया अपने फ्लाइंग मशीन को बनाना। इसके लिए उन्होंने भी पतंग को बनाना शुरू किया। बर्ड्स के एरोडायनामिक शेप को स्टडी करने लगे और सारी जानकारी इकट्ठा करके ग्लाइडर बनाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन जिस ट्रैक पर वो जा रहे थे, मेरे हिसाब से कहीं न कहीं वो गलत था। लीली एंथल 30 सालों से पंछियों के आकार को समझने की कोशिश कर रहे थे। ग्लाइडर को उड़ाने के कई सारे तरीके उन्होंने इजाद कर लिया था, लेकिन राइट ब्रदर्स ने तो अभी इस काम को शुरू ही किया था। दोस्तों, सपोज 30 साल की उम्र में अगर ग्लाइडर बनाने के लिए उन्होंने पंछियों का स्टडी करना शुरू कर दिया, तो वो फिर से वही काम शुरू कर देंगे जो लीली एंथल ऑलरेडी कर चुके थे। पतंग बनाना, ग्लाइडर बनाना, पंछियों की स्टडी करना, उस वक्त ये बच्चों का खेल नहीं था। इसमें सालों का वक्त लग जाता था। लीली एंथल ने भी अपने जीवन का 30 साल उड़ने के सपने को ही पूरा करने में लगा दिया। और अगर राइट ब्रदर्स भी इतने साल काम करते तो 50-60 साल तो ऐसे ही निकल जाता। यहाँ पर राइट ब्रदर्स को दूसरे के मेहनत का इस्तेमाल करना चाहिए था, बजाय सेम एक्सपेरिमेंट को बार बार करके अपने कीमती समय को बर्बाद करना। लीली एंथल ने अपने सभी एक्सपेरिमेंट्स को एक बुक में अच्छे से एक्सप्लेन करके उसे पब्लिक कर दिया था, वो भी मौत के 5 साल पहले ही, यानी कि 1889 में। राइट ब्रदर्स को जरूरत थी इस बुक को पढ़ने की और उनके नॉलेज का इस्तेमाल करके और भी बेहतर डिजाइन बनाने की, पर अफसोस उन्हें समझाने वाला, उसको बताने वाला कोई भी नहीं था कि लीली एंथल ने अपने पूरे लाइफ की स्टडी को किसी बुक में पब्लिश किया है। राइट ब्रदर्स तो अपने ही धुन में लगे हुए थे। जब राइट ब्रदर्स का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से लीली एंथल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन अब भी यानी कि 1896 में भी एक्सपेरिमेंट चल ही रहा था। उनके द्वारा लिखा गया हर एक लाइन राइट ब्रदर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। शायद राइट ब्रदर्स के पास लीली एंथल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट, सोशल मीडिया तो था नहीं। उन दिनों दुनिया में क्या चल रहा है ये जान पाना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट के दौरान लीली एंथल की मौत हो गई, तब ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैलने लगी और किसी तरह से ये खबर राइट ब्रदर्स के पास भी पहुंच गया। इस खबर ने राइट ब्रदर्स को मजबूर कर दिया लीली एंथल के जीवन के बारे में जानने के लिए, और यहीं पर उन्हें उनके बुक के बारे में पता चला। अब वो लीली एंथल के सभी नियमों को पढ़ने लगे, उनके रिसर्च का अध्ययन करने लगे, उनके द्वारा लिखे गए हर एक लाइन को समझना शुरू कर दिया। पर इस बुक को समझ पाना राइट ब्रदर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि ये जर्मनी में लिखा हुआ था, ना कि इंग्लिश में। खैर, कुछ ही महीनों बाद उन्होंने अच्छे से स्टडी कर लिया। अब राइट ब्रदर्स के पास फ्लाइंग मैन लीली एंथल का स्टडी, खुद का स्किल और क्रिएटिविटी था। अब उन्हें बस इसका सही से इस्तेमाल करना था। दिन बीता, साल गुजरे और वो दोनों अपने काम में लगे रहे। फाइनली 1899 में राइट ब्रदर्स ने एक बड़ा सा ग्लाइडर बना लिया। इसका विंग्स एयरफॉइल शेप का था, जो इसे लिफ्ट प्रोवाइड करता था। लेकिन इस ग्लाइडर को लेफ्ट और राइट की ओर मोड़ने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। यहाँ पर इस ग्लाइडर को लेफ्ट राइट मोड़ने के लिए पायलट को लेफ्ट राइट की ओर खिसकना पड़ता था, ताकि वो अपने वजन को शिफ्ट करके
प्लेन के डायरेक्शन को मोड़ सके। लेकिन यहाँ पर समस्या ये थी कि पायलट बेचारा कितना लेफ्ट राइट करता रहे। ये बिल्कुल भी सही आइडिया नहीं था और इस पर काम करने की जरूरत थी। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या ये थी कि कब तक इस ग्लाइडर को किसी पतंग की तरह उड़ाते रहें। एक ऐसा मशीन तो बनाना ही पड़ेगा जो इसे थ्रस्ट प्रोवाइड कर सके। राइट ब्रदर्स ने एक अनोखा तरीका खोज निकाला। उन्हें पता था कि दोनों विंग्स को ऊपर करने से प्लेन के दोनों साइड के विंग्स में लिफ्ट मिलता है। अगर एक साइड को ऊपर और दूसरे साइड को नीचे कर दिया जाए तब क्या होगा? ऐसे केस में वो दूसरे की तरफ झुक जाएगा। उन्होंने विंग्स को रॉड से अटैच कर दिया और इस रॉड को कमर से अटैच कर दिया गया। अब उनका ग्लाइडर ऊपर नीचे के साथ साथ लेफ्ट राइट की ओर भी मुड़ सकता था। अब वक्त था एक ऐसा मशीन बना के तैयार करना जो प्लेन को थ्रस्ट प्रोवाइड कर सके। दोस्तों, उस दौर में पिस्टन इंजन बन चुका था जो कि कार्स में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस दौर के इंजन्स बहुत ही भारी हुआ करते थे। अगर उस इंजन को प्लेन में लगा दिया जाता तो प्लेन हिलता भी नहीं, उड़ने की तो दूर की बात। इसलिए उन्हें एक ऐसे इंजन की जरूरत थी जो बेहद हल्का होने के साथ साथ बेहद पावरफुल भी हो। अब यहाँ पर राइट ब्रदर्स इतने पढ़े लिखे तो थे नहीं कि ऐसे एडवांस इंजन बना के तैयार कर ले। ऐसे इंजन्स को बना पाना उनके बस की बात नहीं थी। इसीलिए राइट ब्रदर्स उन सारे कंपनीज के पास जाकर बात करने लगे कि हमें एक हल्का और पावरफुल इंजन बना के दीजिए। लेकिन सारे कंपनीज ने अपना हाथ खड़ा कर दिया। सबने कहा कि हमसे ना हो पाएगा सिवाय एक के, और वो थे मिस्टर एडवर्ड। उन्होंने इंजन के हर एक भारी पार्ट को हटा दिया और उसके जगह एल्युमिनियम एलॉय का इस्तेमाल किया। करीब 6 सप्ताह में इंजन बनके तैयार हो गया। इस इंजन में 4 सिलेंडर लगा हुआ था जिसका काम था क्रैंक शाफ्ट को घुमाना। इस शाफ्ट से 2 चेन को कनेक्ट किया गया था जो कि प्लेन के पिछले पार्ट में लगे 2 प्रोपेलर को रोटेट कराता था। प्रोपेलर के घूमने के कारण प्लेन आगे की ओर बढ़ने लगता। लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या थी। राइट ब्रदर्स के प्लेन में कोई भी व्हील लगा हुआ नहीं था। इसीलिए प्रोपेलर के घूमने के बावजूद भी प्लेन को उतना स्पीड नहीं मिल पाता था कि वो जमीन से ऊपर उठ सके। इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया। राइट ब्रदर्स ने रेल ट्रैक के जैसा एक ट्रैक बना दिया जहां पर उनका प्लेन फिसलते हुए तेजी से आगे की ओर जा सके। इस ट्रैक के अंत में उन्होंने एक व्हील लगा दिया। इसके बाद उन्होंने प्लेन को एक हुक से फंसा दिया और रस्सी से बांधकर इस व्हील से होते हुए ट्रैक के नीचे से गुजरते हुए सीधे पीछे चला गया और एक ऊंचे टावर में ले जाकर एक भारी भरकम वेट को कनेक्ट कर दिया गया। यहाँ पर आइडिया काफी सिंपल था। जैसे ही वेट रिलीज होता ये भारी भरकम लोड नीचे की ओर आने लगता और रस्सी से कनेक्टेड प्लेन को तेजी से आगे की ओर धकेल देता। इसके बाद प्लेन को इतना स्पीड मिल जाता कि वो हवा में उड़ान भर सके। ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन लैंडिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती थी क्योंकि प्लेन में कोई भी लैंडिंग गियर नहीं था। इस खतरे को अगर हम साइड में भी रखें तो इसके बावजूद भी प्लेन में एक कमी थी। दोस्तों, ग्राउंड में हम 2 एक्सिस पर काम करते हैं। या तो हम लेफ्ट और राइट की ओर जा सकते हैं या फिर आगे और पीछे जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही बात हवा की आती है तो यहाँ पर सारे रूल्स बदल जाते हैं। राइट ब्रदर्स को प्लेन को कंट्रोल करने के लिए इसे रोल कराना पड़ता था जो कि इसका विंग्स आसानी से कर सकता था। इसके अलावा प्लेन का पिच जो कि प्लेन के नोज को अप डाउन करने में मदद करता है उसे आगे की ओर लगा दिया गया। इसे हाथों से कंट्रोल करके नोज को अप डाउन किया जा सकता था। वहीं प्लेन के पीछे रडर लगा दिया गया जिससे कि प्लेन लेफ्ट राइट की ओर मुड़ सके। अब इंजन बनके तैयार हो चुका था। प्लेन का सारा कंट्रोल सिस्टम भी रेडी हो चुका था। अब वक्त आ चुका था इसे उड़ाने का। लेकिन अब इसे उड़ाएगा कौन? दोस्तों, उन दिनों प्लेन को उड़ाना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए उन्होंने टॉस किया और विल्वर ने टॉस जीत लिया। उन्होंने कहा कि भाई तू रहने दे, मैं इस प्लेन को उड़ाऊंगा। 14 दिसंबर 1903 को उन्होंने इसे 3 सेकंड तक हवा में उड़ाया, पर लैंडिंग के दौरान लैंडिंग व्हील्स ना होने की वजह से लैंडिंग के दौरान ये डैमेज हो गया। इसके 2 दिन बाद 17 दिसंबर 1903 को फिर से उन्होंने प्लेन को उड़ाने की कोशिश किया, वो भी 3 बार।
फर्स्ट अटेम्प्ट में 37 मीटर, फिर 53 मीटर, इसके बाद 61 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। प्लेन ग्राउंड से लगभग 10 फीट ऊपर से उड़ रहा था। आगे चलकर राइट ब्रदर्स ने इस प्लेन में लैंडिंग व्हील्स को भी इंस्टॉल कर दिया। इसके बाद उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए। दिन ब दिन प्लेन में काफी सारे इम्प्रूवमेंट्स किया गया। जो प्लेन 10-20 सेकंड के लिए उड़ान भरता था, आज वो लगातार 20 घंटों तक भी उड़ान भर सकता है। काश लिली एंथल भी इस उड़ते हुए प्लेन को देख पाते, अपने सपने को साकार होता देख पाते। राइट ब्रदर्स अक्सर ये कहते थे कि फ्लाइंग मैन लिली एंथल अगर ना होते, अगर उनका बुक हमारे हाथ नहीं लगता, तो शायद आज भी हम ग्लाइडर पर अटके हुए रह जाते। हम कभी भी ऐसा प्लेन नहीं बना पाते जो किसी इंसान को लेकर उड़ान भर सके। उनके कुर्बानी ने हमें एक मकसद दिया, मकसद अधूरे सपने को पूरा करने का, खुली आसमान में पंछियों की तरह उड़ान भरने का। अगर वो ना होते, उनकी किताब ना होती, तो शायद हम प्लेन कभी बना ही नहीं पाते। दोस्तों, साइंस ऐसे ही काम करती है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने एक्सपेरिमेंट को, अपने नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं ताकि आने वाले जनरेशन हमसे बेहतर काम कर सके। आज करीब 100 साल बाद प्लेन्स कितने एडवांस हो चुके हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, पर एक सच ये भी है कि आज भी प्लेन का पूरा कॉन्सेप्ट लिली एंथल के कॉन्सेप्ट और राइट ब्रदर्स के कंट्रोल सरफेस पर ही आधारित है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं किताबों में कि प्लेन का आविष्कार सबसे पहले राइट ब्रदर्स ने किया, पर मुझे लगता है कहीं न कहीं ये गलत है। राइट ब्रदर्स अगर आज जिंदा होते तो वो कभी भी इस खिताब को अपने नाम नहीं होने देते, क्योंकि उन्हें पता था कि हम लिली एंथल के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके ज्ञान को और भी इम्प्रूव करके लोगों के सामने रख रहे हैं। और साइंस ऐसे ही काम करती है। लिली एंथल के काम की वजह से राइट ब्रदर्स को फायदा हुआ। इसके बाद राइट ब्रदर्स ने भी प्लेन के सारे कॉन्सेप्ट को पब्लिक कर दिया। उन्होंने अपने मेहनत को बेचा नहीं और ना ही किसी चीज की मांग किया, सब कुछ फ्री में। धीरे धीरे प्लेन्स एडवांस होता गया। बोइंग, एयरबस जैसे कंपनी इस फील्ड में आ गई, तो इस तरह से बना दुनिया का सबसे पहला एयरक्राफ्ट। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।